द विवेक व्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। देश इस समय जिस प्रकार से कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, उसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि देश के कुछ हिस्सों में कुछ अलग तेवर सुनाई पड़ रहे हैं, कुछ अलग आवाजें सुनाई पड़ रही हैं और ये अलग आवाजें, ये अलग खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की अगुवाई में स्पष्ट बहुमत के साथ एक बार पुनः सत्ता में आ गई है और केवल सत्ता में ही नहीं आई है, 200 से अधिक सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने इस बार एक बार पुनः जीत कर और वहां अपना लोहा मनवा लिया है। लेकिन उसके बाद में किस प्रकार का माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, इन विषयों पर भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि इतनी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आखिर किस प्रकार से हुई। यदि उसकी जीत का हम विश्लेषण करें, इस चुनाव परिणाम का यदि हम विश्लेषण करें तो ध्यान में आता है कि पश्चिम बंगाल की स्थितियां सामान्य स्थितियां नहीं है। जी हां, वहां की 292 सीटों की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 140 से अधिक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम समाज 20% से लेके लगभग 55-60% की आबादी में वहां है। अर्थात स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि भाजपा को सामान्यतः जो वोट नहीं जाता है, ऐसा वोट 40%, 50%, 55%, 20% से ऊपर तक का 140 विधानसभा क्षेत्रों में है। तो स्वाभाविक रूप से उन 140 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी मतगणना जब प्रारंभ हुई उसी में हम कह सकते हैं पिछड़ चुकी थी और उसके पश्चात जिस प्रकार के परिणाम आए उनमें यह भी कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी उन्होंने भी बताया जा रहा है कि 7-8 स्थानों पर वहां चुनाव लड़ा, लेकिन आप देखिए वहां पर उनको वोट क्या मिला, 0.01% वोट मिला। अर्थात जो वोटों के ध्रुवीकरण की बात की जा रही थी वास्तव में वो ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन हिंदू वोटों का नहीं, वो ध्रुवीकरण हुआ है मुस्लिम वोटों का। जी हाँ, 140 सीटें ऐसी जहां पर पहले से ही तृणमूल कांग्रेस बढ़त में थी। उसके पश्चात एक और एंगल हम इस विश्लेषण का इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि वहां कांग्रेस की क्या स्थिति रही, वहां वाम दलों की क्या स्थिति रही। वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टियां जिनका एक बहुत बड़ा गढ़ पश्चिम बंगाल हुआ करता था और वाम दलों को कांग्रेस की बैसाखी भी कोई सहारा नहीं दे पाई। कांग्रेस की बैसाखी होने के बावजूद भी वाम दलों की जो दुर्गति पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुई है वह भी नए समीकरणों की ओर इशारा कर रही है। तो इन चुनाव परिणामों के बाद में जिस प्रकार का माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है उस पर भी विभिन्न मीडिया चैनल्स कहिए, समाचार पत्र कहिए, न्यूज एजेंसियां कहिए, उनकी जो रिपोर्टिंग आ रही है वो रिपोर्टिंग वास्तव में लोगों को झकझोर रही है। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वहां पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल एक बार पुनः हम कह सकते हैं हिंसा के आगोश में आया हुआ है, ये हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। राजनीतिक दलों में वैचारिक मतभिन्नता होती है, ठीक बात है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद में इस प्रकार की रक्त रंजित जश्न मनाने की प्रवृत्ति आखिर ये भारतीय लोकतंत्र में कहां से आ गई है, इस पर भी विभिन्न प्रकार के लोगों का अपना अपना मत है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो परंपरा है भारत के लिए ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। चुनाव परिणाम किसी एक पार्टी की जीत होती है, एक पार्टी की हार होती है। जिसकी हार होती है उसे हार को पचाना होता है, लेकिन जिसकी जीत होती है उसे और अधिक विनम्र होने की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस प्रकार के वीडियो और जिस प्रकार की फोटो पश्चिम बंगाल से लगातार आ रही हैं वे दिल दहलाने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जो एजेंट थे उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, हिंसाएं हो रही हैं, अनेक लोगों की हत्या हो चुकी है, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बदसलूकी वहां की जा रही है, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं और उसके पश्चात भी वहां पर महिलाओं पर भी राजनीतिक द्वेष के चलते जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, तो आने वाले समय में बंगाल की क्या स्थिति होगी। देश में एक तरफ से
बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ विचारकों का यह भी कहना है, क्या यह जो कुछ पिछले 3 दशक पहले जो कश्मीर में हुआ, कहीं उसकी आहट बंगाल में फिर से तो सुनाई नहीं दे रही है। कुछ लोग इसे 16 अगस्त 1946 को हुई सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग द्वारा जो किया गया था, उसकी आहट के रूप में भी देखने लगे हैं। और कुछ सामाजिक संगठन एक बार पुनः जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून की मांग करने लगे हैं। इन सारी परिस्थितियों में अलग अलग राजनीतिक दलों की क्या स्थिति रहती है, उनका क्या मत है, इस पर भी स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। वाम दलों के प्रमुख नेता सीताराम येचुरी ने भी इस विषय में ट्वीट किया है, और ट्वीट करके जो बात उन्होंने देश के समक्ष रखी है वो भी तृणमूल कांग्रेस को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और ममता बनर्जी को निश्चित तौर पर इन दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी पार्टी के लोग भी यदि कानून व्यवस्था हाथ में लेते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और इसी क्रम में जिस प्रकार से दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने जो ट्वीट किया, जो बयान उन्होंने दिया कि पश्चिम बंगाल के विधायक और सांसद, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद और विधायक हैं, उनको भी दिल्ली आना पड़ेगा, तो उनके किस प्रकार से खातिरदारी की जाएगी। एक तरफ से आग लगी है, दूसरी तरफ से भी आग लगाने की तैयारियां हो रही हैं। ये स्थितियां कहां तक जाएंगी? हम अभी तक केरल में ही हिंसक राजनीतिक घटनाओं के बारे में देखते और सुनते आए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल भी इनसे अछूता नहीं रहा है। और इस दौर में जब निरंतर ये घटनाएं आ रही हैं, और उसी दिन से आ रही हैं जिस दिन चुनाव परिणाम आए, तो वास्तव में ये चीजें अपने आप में एक इशारा करती हैं कि भारतीय राजनीति, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई राजनीति, अलग अलग विचारों में बटी हुई राजनीति आखिर किस तरफ जा रही है, किस तरफ इस देश का युवा जाएगा, किस तरफ इस देश का राजनीतिक नेतृत्व जाएगा। और इन परिस्थितियों में यदि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो फिर कैसा माहौल बनेगा। जिस प्रकार से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, उस दौर में जो लोग कल को राष्ट्रपति शासन यदि लग जाता है तो केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। आज उन लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या वहां एक वर्ग विशेष को जिस प्रकार से निशाना बनाकर हिंसा की जा रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उस पर अन्य दलों की चुप्पी भी बहुत खतरनाक है। और खतरनाक है वो लोग भी जो सामान्यतः धरने और आंदोलनों पर बैठते हैं, जो लोग मोमबत्तियां लेकर बाहर निकल जाते हैं केवल एक वर्ग के लिए। क्या दूसरा वर्ग इस सब से अछूता रहेगा? क्या पुनः कश्मीरी पंडितों के साथ में जो हाल हुआ, जिस प्रकार से वहां से लाखों कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, पश्चिम बंगाल से भी पलायन की, कई गांवों से हिंदुओं के पलायन की खबरें आने लगी हैं, कई स्थानों पर स्थिति भयावह होती जा रही है। और उसके मूल में भी अनेक लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से 20% से 60% तक मुस्लिम आबादी कुछ स्थानों पर होती जा रही है, तो क्या ये एक खतरे की आहट है? क्या ये खतरे की घंटी है? क्या वहां कानून व्यवस्था वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है? तमाम तरह के सवाल हैं, अनेक इनके जवाब हो सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। इन्हीं समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण हो सकता है। फिलहाल स्थितियां बहुत गंभीर हैं, देश को शांति की भी आवश्यकता है, और कोरोना के इस महाप्रलय के दौर में, इस महामारी के दौर में ईश्वर की सहायता की भी आवश्यकता है। अच्छा होगा तमाम राजनीतिक दल मतभेद भुलाकर इस राष्ट्र को, इस देश को कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठा करें, बजाय इसके कि वैचारिक मत भिन्नताओं के कारण एक दूसरे की रक्त रंजित जश्न मनाने की जो प्रक्रिया है उस पर लगाम कसने की आवश्यकता है। और दोषियों पर कठोर कार्रवाई यदि नहीं होती है तो लोगों में कानून का भय भी नहीं होने वाला है। आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर आपकी प्रतिक्रियाओं से भी आप हमें अवगत करवाइए। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपने यदि द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्रातिशीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।